नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एनडीए सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल के क्षेत्र में विदेशी निवेश पर अपनी नीति साफ करते हुए इस कदम को हरी झंडी दे दी है। जहां इस तरह मौजूदा सरकार यूपीए की विदेशी जो रिटेलर्स को 51% तक हिस्सेदारी देने की नीति थी उसी को आगे बढ़ा रही है। हालांकि सत्ता में आने से पहले इस बारे में बीजेपी की नीति और राय इससे बिल्कुल अलग थी। पार्टी ने अपने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि सिर्फ मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर को छोड़कर उन सभी क्षेत्रों में निवेश को इजाजत मिलेगी जहां नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है, गुंजाइश है। तो क्या हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जी रहे हैं, जो नीति के स्तर पर जहां सहमति होती है और राजनीति के स्तर पर असहमति नजर आती है अक्सर? क्या मायने हैं इसके देश में नीति निर्धारण के लिए, और राजनीतिक दृष्टिकोण की दृष्टि से अगर देखें तब भी क्या मायने हैं आखिर देश में राजनीति के लिए? मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से सलमान सोज साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल कृष्ण, जो कि मेंबर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के। खास मेहमान अभय कुमार दुबे मेरे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम CSDS के। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। और साथ ही मेरे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है आकाश जिंदल, जो कि मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं। बाजार की नब्ज क्या कहती है उसके बारे में उनसे पूछेंगे कि ये जो नीति का फिलहाल डिक्लेरेशन किया है, सरकार ने घोषणा की है, इससे क्या बाजार पर असर पड़ने वाला है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करनी होगी। गोपाल कृष्ण जी, ये बताइए कि फिलहाल याददाश्त जनता की इतनी भी धूमिल नहीं है, इतनी भी कमजोर नहीं है कि ये भूल जाएं कि क्या कहा गया था बीजेपी के जरिए। न सिर्फ 2013 में क्या कहा गया, बल्कि 2014 के घोषणा पत्र में, जिसे अंग्रेजी में वेहमेंटली कहते हैं अपोज करना, वो अपोज किया गया था। अब ऐसा क्या बदल गया? देखिए, बात यह है कि उसके बाद जो पिछले एक साल में अगर हम देखें तो कई चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हमें ध्यान में आ रही है कि जो फिगर्स थे, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डेफिसिट फाइनेंसिंग के, या जो सारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स के थे, वो काफ़ी जो एक्चुअल फिगर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। और जो डिस्क्लोज फिगर्स थे और एक्चुअल फिगर्स जो थे उनमें बहुत डिफरेंस था। और डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के फिगर्स बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा थे। दूसरा क्या था कि जो कई प्रोविजंस थे, चाहे टैक्स रिफंड्स के थे, पिछली गवर्नमेंट ने, यूपीए ने, वो 70,000 करोड़ के पिछले सालों के टैक्स रिफंड्स प्रोविज़न ही नहीं किए थे। कई स्कीम, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किए थे, उनके बजट पे प्रोविजंस ही नहीं किए हुए थे। तो इसके कारण जो एक्चुअल डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा था। और आगे ये लग रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए जो डिमांड है कि जो FDI के लिए, कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के लिए काफी आवश्यकता है। यानी तो इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है। मैं ठीक समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की नीतियों की जो खामियां थी, जिसकी वजह से जिस तरह का अकाउंट, जिस तरह के हालात आपको मिले, उसको सुधारने के लिए नीतियों में परिवर्तन भी जरूरी है। वो नीतिगत मुद्दे भी जहां पर आपकी एक राय थी। मैं अगर दो बयान महत्वपूर्ण पढ़ना चाहूँ तो 2012 में सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये डेथ नेल होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए और ट्रेडर्स के लिए। इसके अलावा मैं पार्लियामेंट में सुन रही थी 2013 का डिस्कशन, जिसमें वेंकैया नायडू साहब ने लिखा है कि 2004 में चूंकि मल्टी ब्रांड रिटेल में सपोर्ट किया था बीजेपी ने, एनडीए ने, इसलिए वो चुनाव हार गए। तो वो कांग्रेस पार्टी को और यूपीए को ये मशवरा दे रहे थे, ये सलाह दे रहे थे कि क्या आप भी ये चाहते हैं कि इससे आगे बढ़ें और आप भी चुनाव हार जाएं? नहीं, देखिए, प्रॉब्लम्स तो है इसमें। जो रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण जो खुर्दा व्यापारी हैं, उन लोगों को समस्या है, वो लोग सामने भी आ रहे हैं। लेकिन देश ओवरऑल देखने पे पता चल रहा है कि जो FDI की आवश्यकता है, कैपिटल फॉर्मेशन की आवश्यकता है, अब हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होगी। सेविंग रेट्स कम होते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट के कोई एवेन्यूज़ नहीं है। तो इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये खोलना पड़ेगा। और दूसरा, कई स्टेट्स के भी डिमांड है। अगर इसके जो अभी कल परसों फॉरेन पॉलिसी, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की, ये DIPP की पॉलिसी आई है, उसमें यह है कि स्टेट्स को जो फेडरलिज्म के अंदर स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया है कि जो स्टेट्स इसको चाहते हैं FDI को इन रिटेल में, वो खोल सकें। जो नहीं चाहें तो यह ऑप्शन दे के, ये लगता है कि फाइनली ये प्रपोजल DIPP को जाएगा, जो उस चीज को अप्रूव करेंगे कि कौन से प्रपोजल्स को लेना है और किन को नहीं लेना। बिल्कुल। सलमान सोज साहब, आपको तो आज के दिन खुशी होना चाहिए।
ज़मीन आसमान है और आसमान ज़मीन है। यूपीए एनडीए के यू टर्न देख देख के तो हम थक गए, कितने यू टर्न करेंगे ये लोग। इस वक्त बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन, शायद गोपाल कृष्ण जी को पूरा पता नहीं है, बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि पॉलिटिकली वो अभी भी इसके खिलाफ है, एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल, लेकिन वो नहीं चाहते कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएं, तो इसलिए हम एफडीआई लाएंगे मल्टी ब्रांड रिटेल में। जो यूपीए ने पॉलिसी बनाई उसी के तहत चलेंगे। मैं गोपाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि हमें कुछ पता नहीं था इकोनॉमी का? हमें पता था कि यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की कितनी जरूरत है, और लेकिन आप लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भाई एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल, जो सुषमा जी का पढ़ा, इन्होंने वेंकैया नायडू जी का बताया, अरुण जेटली जी ने कहा कि मैं मरते दम तक मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। मुझे समझ नहीं आता ये बीजेपी वाले क्यों झूठ बोलते हैं इलेक्शन के दौरान, इतने बड़े बड़े झूठ, और आए और अब खत्म। अगर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे अगर आपने ये पॉलिसी चेंज की यूपीए की, तो ये बताइए जो कानून हम दोनों ने मिलकर बनाया जमीन पे, उसको क्यों चेंज करने पे लगे? उसका आपको नहीं लगता है कि गरीब लोग या जो किसान है उनको परेशानी होगी उससे? लेकिन सलमान सोह साहब, फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत जो आरोप है, लेकिन गरीब लोग, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का नहीं सोचते। सलमान सोह साहब, जो आरोप है, इल्जाम है, वो आपके ऊपर है कि आपने आर्थिक व्यवस्था को एक ऐसे मकाम पर ला दिया जहां बीजेपी के पास और कोई चारा था ही नहीं। अरे ये तो कहने की बातें हैं। अगर इनके पास जो सबसे खतरनाक जो रिसेशन हुआ पूरे 70-80 साल में, वो जब हुआ तो उसमें यूपीए गवर्नमेंट ने इस बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को आगे बढ़ाया। तब ये कहते थे बाहर की रिसेशन का हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब कहते हैं भाई ग्लोबल इम्बैलेंसेस है, इंटरनेशनल डिमांड की प्रॉब्लम है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना है। अब इनको फॉरेन चीजें बहुत पसंद है। तब कहते थे फॉरेन ये ग्लोबल इम्बैलेंसेस का कोई असर नहीं है। ये इनका सारा ये सियासी जुमले थे इनके। इन्होंने इलेक्शन इन्हीं झूठ बोल के इन्होंने जीता, अब ये भुगत रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई आपने यूपीए की पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसी आपने रिजेक्ट की? एक ही पॉलिसी आपने रिजेक्ट की जो आपने खुद बनाई थी हमारे साथ, वो लैंड की है, और उस पे भी आपको भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है, मैं आती हूँ गोपाल जी, मैं आती हूँ इनसे कि मैंने जो 2 फिगर्स बताए थे कि आपने जो पास्ट जो ईयर के जो टैक्स रिफंड्स थे 70,000 करोड़ के, ना उनके लिए कोई प्रोविजन किया, उसको इस सरकार को इस साल में पिछले सालों के टैक्स रिफंड 70,000 करोड़ के देने पड़े। दूसरी बात, जो आपने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, गोपाल जी अभी हमारे पास समय है, और पैनलिस्ट भी यहाँ मौजूद है, इनकी राय लेते हैं और बहस को फिर आगे बढ़ाएंगे। डेफिसिट काफी छोड़ गए, बहस को आगे बढ़ाएंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं। आकाश जिंदली, चलिए आप बताइए कि क्या वाकई ये बाजार का दबाव है? चूंकि बजट में के बाद जो है जिस तरह की का गुनगुना सी एक प्रतिक्रिया आई थी, उसको लेकर सरकार में नर्वसनेस थी, और आपको लगता है उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ये फल देखने को मिल रहा है, जिसमें आरएसएस हम जानते हैं कि पूरे तरीके से विरोधी है इस कदम की, उसके बावजूद भी सरकार ले रही है। देखिए, मैं एफडीआई रिटेल के विरोध में नहीं हूँ, पक्ष में हूँ, बट हमारे जो मित्र बात कर रहे हैं उसका मैं जो है विद ड्यू रिगार्ड जरूर जवाब देना चाहूँगा। हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि डेफिसिट है, डेफिसिट हाई है, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार की लाइबिलिटीज़ है। क्योंकि डेफिसिट हाई है और सरकार को पैसा चाहिए, इसलिए एक मिनट, इसलिए हम एक पॉलिसी लेवल का डिसीजन ले लेंगे जो आने वाले कई सालों तक वैलिड रहेगा, क्योंकि एफडीआई रिटेल के थ्रू वो पैसा आ जाएगा जिससे हमारा डेफिसिट प्लग हो जाएगा और जो टैक्स रिफंड के लिए पैसा आ जाएगा। सबसे पहले, क्या एक साल जब करंट हमें पैसा चाहिए तो क्या हम उसके लिए एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आने वाले कई सालों तक के लिए वैलिड हो? और दूसरा, एफडीआई रिटेल में हमें सिर्फ क्या ये देखना है कि हमें फॉरेन फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या एफडीआई रिटेल इटसेल्फ हमारे ट्रेड के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? मतलब कौन से आईने से हमने उसे देखना है कि वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, हमारे ट्रेड के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, या इस आईने से देखना है कि हमें अपने पास पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, इसलिए ये वाला डिसीजन ले लें? ये कनेक्ट जो है मुझे हमारे मित्र का विद ड्यू रिगार्ड्स कहूंगा समझ नहीं आया। जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा अभी गोपाल जी को भी और सलमान सोह साहब से पूछूंगी, लेकिन विनोद शर्मा जी ये बताइए कि अब साल भर पूरा होने जा रहा है। एक साल शायद एक देश की जिंदगी में बहुत लंबा वक्त नहीं होता, लेकिन एक सरकार के लिए फिलहाल जितना बेचैन है हमारा इलेक्टोरेट, उसके हिसाब से तो एक साल बहुत लंबा वक्त हो गया है और अब हिसाब किताब हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार के अंदर एक तरह की नर्वसनेस है जहां पर वो कुछ करते हुए दिखना चाहती है? क्या वो अर्थव्यवस्था के स्तर पर आपको लगता है वो बड़े कदम जिसे बिग बैंग स्टेप्स कहा जाता है वो नहीं लिए जा सके हैं, इसकी वजह से ये एक कदम है? देखिए, ऐसा है, ये सवाल 2 सतह पे जवाब दिया जा सकता है। एक सतह पे ये जवाब है कि ये बात ठीक है कि हो सकता है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो जाता
अगर ये जो पॉलिसी है जो बनी हुई है और आज के दिन मेज पे रखी हुई है, उसको अगर आप खारिज कर देते तो आपने जो अपना एफडीआई प्लान प्रत्याशित किया उसमें इसको भी रखा। मैं समझ सकता हूँ इसकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर बिग पिक्चर आप देखते हैं तो आप ये बात देखिए कि कोई भी सरकार जो है वो अपनी क्रेडिट वर्दीनेस पे चलती है, एक बिजनेस वेंचर की तरह होती है। वो सरकार का काम दूसरा होता है। सरकार की बात में अगर सच्चाई ना हो और अगर लोग ये सोचें कि ये जो सरकार कह रही है आज इस पे बदल जाएगी, तो उसका फिर इकबाल क्या रहेगा, उसको रसूख क्या रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब ये एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल की बात हुई, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन सरकार ने लिया था, यूपीए सरकार ने, उसको बाध्य करके इसको कानून में परिवर्तित किया गया। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ बाकायदा। तो उस दौरान क्या क्या बयान आ रहे थे। यशवंत सिन्हा जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आगाह किया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि सोच लीजिए आप, सरकारें बदल सकती हैं और सरकार बदल गई तो फिर आपके निवेश का क्या हशर होगा। और मेरे मित्र जो बीजेपी से हैं वो कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो चाहें तो ना इसको लागू करें। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के दिन जिस तरह का पार्टीशन पॉलिटिक्स चल रहा है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लाएगी तो वहां भी बवाल खड़ा हो जाएगा। आपको याद है कि रिलायंस स्टोर्स बंद करवा दिए थे मायावती ने। आपको याद है कि अभी तक, अब आपको पता है कि अभी तक सिर्फ एक कंपनी है जो कि मल्टी ब्रांड रिटेल में है, सिर्फ एक ब्रिटिश कंपनी है, टेस्को है शायद उसका नाम, अगर मेरे को नाम सही याद आ रहा है उसका तो। और वॉलमार्ट जो था, जो कि जिसके बारे में अपवाद भी है, बहुत से कंट्रोवर्सीज भी हैं अमेरिका में के भीतर, कंट्रोवर्सीज है कि जहां जहां वो जाते हैं वहां जो लेबर वेजेस है वो कम हो जाती है, सस्ती हो जाती हैं। लेकिन उनका एक जॉइंट वेंचर था इंडियन कंपनी के साथ, वो उन्होंने तोड़ लिया। अब वो मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं है, वो होलसेल रिटेल में है, होलसेल में है वो। तो कोई कंपनी नहीं आई अभी तक आपके यहाँ। और दूसरा जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, आप अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो स्वतः एम्प्लॉयड है या स्वतः एम्प्लॉयड होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट बख्शती है लोगों को, उसके बारे में क्या आपने कोई ऑडिट करवाया है कि इसका क्या उस पर इंपैक्ट होगा? कि उस वक्त यही बातें आप पहले उठाते थे। ये बात आपने कही कि शहरों के बाहर ये मल्टी ब्रांड रिटेल की दुकानें खुली जाएंगी, वो स्टोर्स खोले जाएंगे, शहर से दूर खोले जाएंगे और इससे जो राहत मिलेगी जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स वालों को। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एड्रेस करते हुए कहा था कि आप कंपटीशन से घबराएं नहीं। और उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, इशारा इस बात पे था कि मल्टी ब्रांड रिटेल में आए तो आप उससे घबराएं नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने, जिसका इंडिकेशन दिया था। लेकिन मैनिफेस्टो में बात कुछ और लिखी हुई है। और जैसे कि आपने कहा कि आरएसएस जो है वो इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि आरएसएस की जो कोर सपोर्ट बेस है, जो कोर सपोर्ट बेस है वो उन लोगों में आती है, उन गल्ला व्यापारियों से आती है जो कि छोटे स्तर पे काम करते हैं। यही सवाल मैं पूछना चाहती थी। अभय कुमार दुबे जी, ये बताइए कि यही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर वो लोग जो कि कोर सपोर्ट बेस जो बनाती हैं बीजेपी का, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इसमें वो लोग हैं जिनके ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है अगर एफडीआई एंड रिटेल लागू होता है। और इस बात से ऐसा नहीं है कि इसको बीजेपी नज़रअंदाज कर सकती है, उस बात को मालूम नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार बनने की अभी तो बहुत याददाश्त इतनी ताज़ा है कि कुछ ही दिनों पहले तो वोट दिया था हम लोगों ने, नई सरकार बनी थी, 1 साल अब पूरा होने में अभी भी वक्त है। लेकिन क्यों इस तरह के फैसले लेने के लिए सरकार उतारू हो रही है, मजबूर है क्या? देखिए अरफा, बार बार आप ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार सरकार ने ये जरूरत कैसे की। जो इतना साफ तौर पे लिखा, चुनाव लड़ा और उसके बाद एकदम उससे पलट गई, क्यों की? मैं ये कहूँगा कि इस सरकार ने पिछले 1 साल में केवल एक ही काम किया है, जिससे अंग्रेजी में बड़ी अदा के साथ कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। धंधा करना कैसे सुगम और सरल बनाया जाए, इसके लिए लाल जाजिम, रेड कारपेट हम बिछाएं, चाहे देशी पूंजी हो चाहे विदेशी पूंजी हो। कि भाई पाया है, लेकिन क्योंकि इस पर मैं बता रहा हूं सरकार की कोशिश क्या है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर निवेश बड़े पैमाने पर आएगा तो सरकार का मानना यह है, उसके रणनीतिकारों का मानना यह है कि दूसरी सारी कमियां पीछे चले, पृष्ठभूमि में चली जाएंगी और एक बड़े पैमाने पर पूरी अर्थव्यवस्था में और राजनीति में उम्मीद पैदा होगी। उस उम्मीद के सहारे बाकी दिन भी कट जाएंगे अगर ग्रोथ रेट ऊपर चला गया तो। ये पूरा का पूरी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है और इसके लिए ये सरकार कुछ भी करेगी। और इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन है?
जो देशी पूंजीपति इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, विदेशी पूंजीपति हैं। लेकिन जहां तक मुझे इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं ये मानता हूं कि आपकी अर्थव्यवस्था का जो इंजन है वो विदेशी पूंजी नहीं बन सकती। विदेशी पूंजी हमेशा बहुत कम मात्रा में ही आती है। वो कैपिटल फॉर्मेशन में, इसका गोपाल कृष्ण साहब जिक्र कर रहे थे, उसका योगदान बहुत ना के बराबर होता है। जो देशी पूंजी है, जब तक आपका डोमेस्टिक कैपिटल बड़े पैमाने पर इस देश में निवेश करना शुरू नहीं करेगा, तब तक अर्थव्यवस्था में वो उछाल नहीं आएगा ऐसा इससे आपका ग्रोथ रेट 9 से 10% हो जाए। अब समस्या क्या है कि जो देशी पूंजीपति हैं उनके पास 6-7 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है नकद। वो किसी कीमत में उसमें से एक पैसा निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मार्केट में जो है डिमांड पिकअप नहीं कर रही है, हम क्या गारंटी है हम इस पैसे को निवेश करें। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थाएं हैं, वो भी कोई बहुत बड़े लगातार उनको कर्ज देने की दर भी लगातार गिर रही है। तो ये स्थिति है। सवाल ये है कि सरकार अगर वास्तव में निवेश चाहती है बड़े पैमाने पर, गोपाल कृष्ण साहब ने कहा वो कैपिटल फॉर्मेशन चाहती है, तो उसे वो 6-7 लाख करोड़ रुपए देशी पूंजीपतियों की जेब से निकालने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। नहीं दुबे जी, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होगा। आर्थिक मुद्दे को थोड़ी देर के लिए अगर किनारे रख दें और ये जानने की कोशिश करें कि अगर इस वक्त हम ये जानना चाहें कि जनता का सेंटिमेंट क्या है। 2013 की पूरी डिबेट में अभी देखकर आ रही हूँ, जिसमें छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी पार्टियों ने बड़े अपनी दलीलें लिखी हैं कि क्यों रिटेल में FDI को नहीं खोला जाना चाहिए। TDP से लेकर BJD से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, इन 2 पार्टियों के अलावा, जिसमें फिलहाल उस वक्त पर BJP भी शामिल थी। देखिए बीजेपी में क्या होता है, मैं क्या आपसे ये पूछना चाहती हूं, राजे की सरकार चुनी गई राजस्थान में, तो उन्होंने आते ही पहले महीने के अंदर उन्होंने क्या कदम उठाया? नहीं, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। सवाल मेरा यह है कि क्या मेजॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद उसको यह हक है कि वो चाहे फैसला करे, लेकिन क्या फिर भी आपको इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो सेंटिमेंट हैं इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या ये उन सेंटिमेंट की नुमाइंदगी नहीं करती जो जनता के सेंटिमेंट्स हैं? देखिए, ये तो सरकार की प्राथमिकता क्या है इस पर निर्भर करता है। सरकार जिस चीज को चाहे अपने मन से मान सकती है कि ये जनता की भावनाएं हैं। सरकार अपनी भावनाओं को बता सकती है कि जनता की भावनाओं की सही नुमाइंदगी कर रही है। जब मैनिफेस्टो लिखा जा रहा था तब वो जनता की भावनाएं थी, अब जो कर रहे हैं अब वो जनता की भावनाएं हैं। दूसरे, मोदी साहब ने चुनने के बाद में एक थीसिस दी थी, वो थीसिस बहुत दिलचस्प थी कि हमने जो चुनाव लड़ा तब हमारी रीति नीति जो थी, तब हमारे वायदे थे, जो हमारा रेटरिक था, जो नारे थे और जो हमने बातें कही वो कुछ और थी। सरकार चलाएंगे वो अलग होगा, वो कुछ अलग होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। चुने जाते समय मेरे ख्याल 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने 2-3 भाषणों में कह दिया था कि चुनाव में जो हमने किया उसको भूल जाइए, अब हम जो कर रहे हैं वो अलग है। गोपाल कृष्ण जी बताइए, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपसे पूछी जानी बाकी हैं, बजाय उसके अलावा जो आप बताना चाहते हैं। रिटेल जो कंट्रीब्यूशन है रिटेल बिजनेस का वो 10% है, जो कि बहुत ज्यादा है पूरे देश की अगर GDP में देखा जाए। और उसके अलावा जिक्र ये हो रहा है कि नौकरियां पैदा करने की बात हो रही है। ये आप बताइए कि क्या वाकई जो आपका स्टैंड था 2014 में मैनिफेस्टो में, क्या अभी आपका ये स्टैंड है कि अगर रिटेल सेक्टर में FDI आती है तो क्या नौकरियां पैदा होंगी? कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि ये फैसला क्यों किया गया? मैं एक एडिशन करना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। आप बात कर रहे हैं कि फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फॉरेन फंड्स की रिक्वायरमेंट है। डिफेंस सेक्टर के लिए आपने FDI खोला है। मेक इन इंडिया एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर FDI आने की उम्मीद है। तो जब ऑलरेडी कई चीज़ों में खोल दिया है तो उतना कॉन्फिडेंस तो सरकार को होना चाहिए कि उनमें पैसा आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनमें क्या ऐसा लग रहा है पैसा कम आएगा, इसलिए जो है रिटेल का FDI भी खोल दिया जाए। फॉरेन कैपिटल रिक्वायर्ड है, फंड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके लिए जरिया FDI रिटेल है। ये एक मेरा प्रश्न जो है, पिछले प्रश्न का जो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दूंगा, कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक जो विकास है हमारे देश का वह किस तरह से होगा। तो ये ध्यान में आता है कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, आज की जो वर्तमान स्थिति है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छी तरह से पिकअप नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल पे हमें जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? या तो गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। गवर्नमेंट के हालत आर्थिक स्थिति में जो है वो खराब है, पहले मैंने बता दिया। दूसरा क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट या तो बैंक लोन से आता है या प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिमांड अभी तक पिकअप नहीं कर पा रही उस तेजी से, तो प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में वर्तमान में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और बैंकों की हालत अपने आप पे 4-5 लाख करोड़ का। ये हालात तो सारे उस समय भी थे जब आप अपोज कर रहे थे। उस समय भी ग्राउंड रियलिटीज इकोनॉमी की यही थे जब आप इसको अपोज कर रहे थे। क्वेश्चन करिएगा, जी जी, मुझे पूरी बात तो कहने जी, कहिए।
आप इस तो जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों की हालत भी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट केवल एफडीआई इन रिटेल में नहीं आएगा। यह जो पॉलिसी, अगर आप डॉक्यूमेंट देखें जो परसों अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये डॉक्यूमेंट आया, ये केवल एफडीआई इन रिटेल के बारे में नहीं है। उसका एक पेज में एफडीआई इन रिटेल है और उसमें कोई मेजर बदलाव नहीं किया, और ये भी कहा गया है कि ये एवरी ईयर रिव्यू किया जाएगा, और स्टेट के बारे में भी। हाँ, इसके प्रति जो रिजर्वेशंस हैं, वो रिजर्वेशंस हमें भी पता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं उनके प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की जो बहुत बड़ा सेक्टर है, अगर हम ये सारी चीजों को आज नहीं खोलते तो अमेजॉन और ऐसे ई कॉमर्स वाले सीधे डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे, चाहे फ्लिपकार्ट में। तो प्रोविजन है नहीं इसमें। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ई कॉमर्स को भी नहीं खोल रहे हैं। इस नीति से भी कोई बहुत खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस नीति के अंदर, चूंकि यूपीए सरकार की नीति को जारी रखा गया है, इस नीति में जो होलसेल है उसको रिटेल करने की इजाजत नहीं है, और जो रिटेल वाले हैं उनको ई कॉमर्स करने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो नीति ऐसी नहीं है, इससे बहुत लोग खुश हो रहे हैं। आखिरी 3-4 मिनट बचे, मैं जो बड़ा सवाल रखना चाहती हूँ, विनोद जी, बड़ा सवाल जो मैं पूछ रही थी कि क्या हम इस बात को कबूल कर लें कि हम एक ऐसा देश है जहां पर दो कम से कम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, जिनमें एक की या दूसरे की सरकार होती है, वो नीतिगत स्तर पर सहमत होती हैं एक दूसरे से, लेकिन जो पब्लिक पोस्चरिंग है, जो राजनीति है, उसमें डिसएग्रीमेंट होता है। क्या हम ये बिल्कुल होता है। इस देश में किस तरह से आतंकवाद से लड़ना, उस पे पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। कश्मीर पे कैसे अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना, उस पे एकजुटता नहीं है। चीन के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, उस पे एकजुटता नहीं है। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू सो विंड यू आर बाउंड टू रीप व्हर्लविंड। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष में जो भूमिका अदा की, उसी भूमिका का अनुपालन कांग्रेस पार्टी आज के दिन कर रही है। और अगर हमारे देश में ऐसे ही वाद विवाद चलता रहा, जिसका कि समझ और बूझ के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, तो ना तो हमारे देश में पॉलिसी बनेगी, ना हमारी इकोनॉमी रिपेयर करेगी, और ना हम मुस्तैदी से अंतर्राष्ट्रीय सतह पे वो जगह पा पाएंगे जो हमारे लिए होनी चाहिए। तो ये जो बीजेपी जो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने जी कोल में ऑक्शन कर दिया है, आप बहुत से पैसे कमाए आपने वहां से, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीएसयूज में, बहुत से पैसे आपके पास आने वाले हैं वहां से। आपने जो ब्रॉडबैंड का ऑक्शन किया है, उसमें कई लाख करोड़ कमाए हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं, या ये बता दीजिए कि अरुण जेटली जी सही है, आप सही है कि अरुण जेटली सही है? अरुण जेटली कहता है कि आप 2 लाख करोड़ का जो दावा कर रहे हो वो गलत है, वो 6,000 करोड़ है सिर्फ, या 60,000 बोला उन्होंने। चलिए सलमान सोच तो आप ये बता दीजिए कि किसके आंकड़े सही हैं? आप पिछली सरकार के आंकड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप ही के भूतपूर्व सहयोगी आपके आंकड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। सलमान सोच साहब अपनी बात कहिए। एक मिनट, सलमान सोच साहब अपनी बात करिए। अगर चाहती तो जीएसटी देखिए, आखिर आर्थिक विकास की तरफ तो बढ़ेंगे। माफी चाहती हूँ सलमान सोच साहब। विनोद शर्मा जी ने जो कहा 2 लाख की बात, 2 लाख करोड़ की बात, सच्चाई ये है कि 2 लाख करोड़ 30 साल तक होंगे। 30 साल में जब आप डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट का लेंगे और फिर इन्फ्लेशन लेंगे, तो उसको आप फिर डिस्काउंट करेंगे। पता है सरकार बता नहीं रही है। 1000 करोड़ की बात आती है, तो ये 2 लाख। नहीं, सुनिए बात, दूसरी बात यह है जो दुबे जी ने कहा वो बहुत जरूरी है। दुबे जी ने यह कहा कि भाई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसे पे बैठे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त इनको मशवरा देता हूं बीजेपी के दोस्तों को कि भाई आपका फोकस बहुत फॉरेन कंट्रीज पे है, फॉरेन इन्वेस्ट पर है, अच्छी बात है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को देखिए, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता इकोनॉमी में, अपनी इकोनॉमी में, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों करेगा? आपका फोकस गलत है। आप प्लीज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पीछे पड़िए, फॉरेन इन्वेस्टर खुद ही आ जाएंगे। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जी पूछना चाहता हूं कि अगर आप इकोनॉमी के लिए इतनी चिंतित हैं, तो जीएसटी, लैंड बिल, इन सब में तो आपने हर बिल पे तो टांग अड़ाई है। अगर आप कहते कॉन्सेंसस जिसमें थी, तो अगर उनमें होते तो हमें ये सब करने की जरूरत क्यों थी? जी, आप अगर जीएसटी पास होने देते, जीडीपी की ग्रोथ करने देते। 10 सेकंड का ऑडिशन। सलमान साहब, आपके पिछले 3 सालों में कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ, जरा वो भी बता दीजिए। आपके लास्ट 3 इयर्स में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना प्रमोट हुआ है? हाँ, मैं बता दीजिए। मैं बताता हूँ, आप वो भी बताता हूं। हमारा एवरेज यूपीए के टाइम में एवरेज अबाउट 32% ऑफ जीडीपी, 32% ऑफ जीडीपी एवरेज 10 साल का, तो कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो
लेकिन मैं जरा इनका गोपाल जी का बताता जीएसटी और लैंड बिल पे। जीएसटी पे ये है, जीएसटी हमारी बिल है, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें एक दो कुछ इश्यूज हैं जिसपे जीएसटी काउंसिल है, थोड़ा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो सब डिस्कशन हो जाए उसके बाद, और टैक्स रेट, जीएसटी रेट वो जब हो जाए उसके बाद हम तो हमारी बिल है, हम सब जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन लैंड बिल कांग्रेस बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर सकती, उस पर लड़ाई जारी रहेगी और हम उसको पास नहीं होने देंगे। जी ठीक है, अभय कुमार दुबे, आखिरी सवाल आपसे, माफ कीजिएगा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। आखिरी सवाल की कई बार ये दलीलें बीजेपी की तरफ से भी उस टाइम दी गई थी जब ये कांग्रेस पार्टी इसको नीति बना रही थी कि इससे एक तरह का आर्थिक होने के साथ साथ एक सामाजिक असंतुलन भी पैदा हो सकता है। क्या बीजेपी इस बात को समझ पा रही है इस वक्त सिर्फ सत्ता में आने के 1 साल के भीतर? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि फिलहाल जो कारपोरेट कैपिटल है और इंटरनेशनल कैपिटल है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है, उसको किसी तरीके से खुश करना है। एक बार ये खुश हो जाएगी, जो कि अभी उसमें नाराजगी के स्वर फूटने लगे हैं, तब फिर बाकी चीजों को देख लेंगे। जी हाँ, आखिरी बात गोपाल जी, मैं आपको चांस देना चाहूंगी कि 1 साल का जब आप लेखा जोखा बना रही है आपकी सरकार अब, तो ये बताइए कि क्या इसमें ये भी शामिल होगा कि ये भी एक अचीवमेंट है, ये भी एक कामयाबी है कि आपने एफडीआई रिटेल के लिए खोल दिया? नहीं, ये अचीवमेंट की तरह हम नहीं पब्लिश करें, ये एक आवश्यकता लग रही है इस वक्त की। लेकिन अगर मल्टी ब्रांड रिटेल के कुछ जो उन लोगों के खुदरा व्यापारियों के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं। अगर वो इफेक्टिव नहीं होंगे, जैसे कि 50% उनको बैक एंड इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ेगा या 30% लोकल प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वो ब्रांडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं खरीदेंगे, तो ये जो 3 कंडीशंस हैं, अगर ये खुदरा व्यापारियों की कंसर्न्स को नहीं टैकल करेंगे तो फिर हम इसको रीलुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आखिर आवश्यकता के रूप में ले रहे हैं। अरे सुन लीजिए, लेकिन आपके आरएसएस के अध्यक्ष ने भी कहा था, जो अभय दुबे ने यहाँ बैठ के कहा है कि धन अपना अर्जित करना चाहिए, उधार के धन पर आप देश नहीं चला सकते। जी ठीक है, फिलहाल तो लगता है कि, लेकिन फिलहाल जो आरएसएस ने कहा है उससे अलग हटकर बीजेपी ने ये पहला फैसला ऐसा लग रहा है कि लिया है, कम से कम आर्थिक फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। फिलहाल जो पब्लिक व्यू में आ रहा है, तो साफ तौर पर सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया है, लगता तो यही है कि कहीं ना कहीं जो एक तरह की एक नर्वसनेस जो नजर आ रही है आर्थिक नीतियों के स्तर पर, उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि एक बार अगर, जैसे कह रहे हैं गोपाल जी, कि एक बार अगर रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, अगर सही नहीं पाया जाता है तो कदम पीछे हटाया जा सकता है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।